हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांडिंग वीडियो को लेके आ चुका हूँ। क्लास 10th की जो विज्ञान है चैप्टर नंबर 4 वन शॉट वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव छोटे बड़े हर प्रकार के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के शेयर जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव का जो पहला क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में इसको बार बार रिपीट मोड में पूछा गया है, कह रहे कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। देखो, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। पहले कक्ष में 2 आते हैं और द्वितीय कक्ष में कितने आते हैं? 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? पीछे कितने? 4 है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? जो लैब्स होती है ना, लैब में क्या बनाया गया था सबसे पहले? तो वो बनाया गया था यूरिया। सबसे पहले लैब में क्या बनाया गया था? यूरिया बनाया गया था। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन होते हैं, ठीक है, HCHO होता है। पहला ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन को ना। देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको रट लेने हैं और ये वर्ड्स में है और ये बार बार रिपीट मोड में पूछे भी जाते हैं, इसको याद कर लेना। हो सकता है ये आपके प्रैक्टिकल में भी पूछ ले। आपके जो वाइवा वाले टीचर आते हैं ना, वाइवा लेने के लिए, आपका प्रैक्टिकल लेने के, वो भी इन क्वेश्चनों को पूछते हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक क्या होता है? जो असंतृप्त यौगिक होते हैं उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। अगर किसी में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तो वो यौगिक हमारा असंतृप्त यौगिक होता है। तो जो हमारा C2H4 है, इसमें हमारा कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? 3 तरीके के फॉर्मूले होते हैं। एक होता है CnH2n+2 एल्केन का, एक होता है CnH2n एल्कीन का और एक होता है एल्काइन का CnH2n-2। तो n के जगह पे देखो कार्बन कितना है? 2 है। बाकी इसमें ये सिंगल बॉन्ड है इसमें, ठीक है। ये एल्केन का, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और ये भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये हमारा इसमें मिलेगा आपको कौन सा? अगर रखोगे ये आपका एल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड मिलेगा आपको। इस पे कौन सा बॉन्ड मिलेगा? डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो इसमें डबल बॉन्ड मिलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा असंतृप्त यौगिक। एक नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहे हैं एल्केन का रासायनिक सामान्य सूत्र क्या होता है? अभी मैंने बताया क्या होता है एल्केन का, CnH2n+2। और ये CnH2n किसका होता है? ये होता है एल्कीन का, ये होता है एल्कीन का। और CnH2n-2 ये होता है एल्काइन का। ये किसका होता है बच्चों? ये होता है एल्काइन का। कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्या निम्नलिखित में एल्कीन कौन सा है वो आपको बताना है। मैंने अभी आपको बताया एल्कीन में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो ये एल्काइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, ये एल्काइन है, ये नहीं होगा। देखो, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, ये एल्केन समूह है, ये भी नहीं होगा। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, ठीक है, तो ये हमारा एल्काइन होगा, ये भी नहीं होगा। ये सही होगा। देखो, इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एल्कीन नाम के बाद इन जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन जुड़ता है नाम के बाद में, और सिंगल बॉन्ड में नाम के बाद इन जुड़ता है। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में एल्काइन है, एल्काइन क्या होगा ये आपको बताना है। तो एल्काइन का जो सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है। तो कार्बन के परमाणु की संख्या 3 रख के देखो, 3 रख दिया, ठीक है। तो C3, 6 में से 2 घटाओगे 4 आ जाएगा। तो ये हमारा एल्काइन का सूत्र होता है और ये संतुष्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी एल्काइन कोई सा भी नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहे ब्यूटेनॉन, नॉन यानी कि कीटोनिक समूह है, नाम के बाद में ओन जुड़ता है। तो कीटोनिक समूह क्या होता है? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और लगा होता है और ये फ्री होते हैं, जो कि हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़े होंगे। ये क्या है मेरा? ये मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है, ये मेरा एल्कोहलिक ग्रुप है, ये मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एल्कोहलिक है, ये एल्डिहाइड है और ये वाला हमारा कीटोनिक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे प्रोपेनल में प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है? जो एल्डिहाइड होता है, नाम के बाद में अल लगता है, ठीक है, तो एल्डिहाइड होगा। प्रोपेनल में एल्डिहाइड होगा, ठीक है।
और इसमें नाम के बाद में क्या लगता है, ओन लगता है, और इसमें ऑल लगता है नाम के बाद में, और इसमें मेथॉक्सी। नेक्स्ट कह रहे निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। एल्कोहलिक समूह उपस्थित है तो देखो आप कहोगे सर एल्कोहलिक समूह उपस्थित तो है, लेकिन ये OH यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, इस वजह से ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, OH उपस्थित होने के लिए जो बैलेंसी होती है ना वो भी पूरी होनी चाहिए। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, COH बन जाएगा, ये भी नहीं है, ये CH3 CH2OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें उपस्थित है और ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन देख सकते हैं ज्यादा है, नहीं होगा। कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है। कीटोनिक समूह उपस्थित है ये आपको बताना है। देखो ये वाला नहीं है बिल्कुल भी, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये नहीं होगा। कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये देखो COOH, ये कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, ये भी नहीं होगा। ये सही हो जाएगा, कार्बन के साथ देखो कीटोनिक ग्रुप ना, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O तो होना ही चाहिए, और ये कार्बन ही जुड़े हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है C2H5OH होता है ना। एथेनोइक अम्ल होता है C2H5OH, ठीक है, OH, ये होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है मिथेनल। क्या होता है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड का एसिडिक जो IUPAC नाम होता है वो होता है मिथेनल, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है। एसिटिल्डिहाइड का, इसमें 2 कार्बन ठीक है होते हैं, तो एसिटिल्डिहाइड का नाम होता है एथेनल। क्या होता है, एथेनल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है। देखो कितने साल लगातार पूछा जा रहा है, तो इसका होता है प्रोपेनोन। क्या होता है, प्रोपेनोन। देखो ये C डबल बॉन्ड है, ठीक है, 3 कार्बन है, तो प्रोप नाम के बाद में ओन जुड़ जाएगा। ठीक है, कीटोनिक ग्रुप समूह उपस्थित है ना इसमें, तो नाम के बाद ओन जुड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहे C2H6 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे एथ होता है, सिंगल बॉन्ड है, एन जुड़ेगा, तो एथ एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन, IUPAC नाम। ठीक है, एथेन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके क्या देता है। तो एथिलीन जो अगर क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करती है ना, तो वो ग्लाइकॉल बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, ग्लाइकॉल बनाता है। 2018 में पूछा गया था इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। तो जब हम एल्यूमिनियम कार्बाइड पर हम जल देंगे ना, और जब ये इससे अभिक्रिया करेगा तो ये बनाता है मीथेन। ये क्या बनाता है, मीथेन गैस बनाती है। नेक्स्ट कह रहे हैं एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापन H परमाणु होते हैं। तो एसिटिक अम्ल में ना जो विस्थापनीय होता है हाइड्रोजन वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। 1 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर सकते हो आप। नेक्स्ट कह रहे प्रोपेनॉल OH ग्रुप जुड़ेगा, ऑल है ना, प्रोप यानी कि 3 कार्बन, तो 3 कार्बन में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, C3 और यहां लग जाएगा OH। ठीक है, ये इसके प्रॉपर फिगर है प्रोपेनॉल का। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाकी कोई नहीं कर रहा है। अगर बाकी को बना के देखोगे ना तो ये वैलेंसी छूट जा रही होगी, कार्बन हमेशा 4 से जुड़ा हुआ होता है, आप ये जानते हो। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें क्या होता है। देखो प्रोपेन 3 कार्बन है और सभी कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। कितने सहसंयोजक बंध है, सारे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगर आप गिन के देखोगे तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन नंबर ये जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। एल्केन समूह है, सूत्र क्या होता है, CN
H2n+2 होता है। प्रोप यानी कि कार्बन C की जगह पे 3 रख दोगे, C3H2n+2, तो ये हो जाएगा C3, 2 दूनी 4 और 2 6, C3H6 होगा। क्या होगा? C3H है प्रोपेन ना, 3 रखना है यार, 1 सेकेंड, कार्बन की जगह पे N की जगह पे 3 रखना, 3 6 दूनी 8 हो जाएगा, C3H8 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहे प्रोपेनल, प्रोप यानी कि 3 कार्बन, ठीक है ना। प्रोपेनल का क्या होगा? प्रोपेनल का हो जाएगा C3H2, ठीक है। ये 2 कार्बन है, नहीं होगा। ये 3 कार्बन 4 कार्बन है, ये ब्यूट में आ जाएगा ना, और ये हाइड्रोजन में ज्यादा कम हो गया एक्चुअली, ये वाला नहीं होगा प्रोपेनल, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कह रहे एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है बच्चों? एथेनॉल होता है एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम। नेक्स्ट कह रहे निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक कौन सा है? असंतृप्त यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन है और हाइड्रोजन 2 है, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा, इसमें सिंगल बॉन्ड मिलेगा, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, सिर्फ इसमें मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारा सही हो जाएगा। क्या निम्नलिखित में एसिड एल्डिहाइड कौन सा है? ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जिसके नाम के बाद में अल जुड़ता हो, ठीक है। मेथेनॉल एल्कोहलिक समूह ये नहीं होगा, ऑल ये नहीं होगा, इथेन ये एल्केन समूह ये भी नहीं होगा, नल ये हो जाएगा, ठीक है। नाम के बाद में अल जुड़ा है यानी कि एल्डिहाइड समूह, CHO ग्रुप है इसमें। नेक्स्ट ये आप कॉलम देख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन हमने लिया है ये विद्या आपसे लिया गया है क्वेश्चन बैंक से, और इसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखिए, यह हमारा कॉलम 1 है और ये हमारा कॉलम 2 है, ठीक है। तो देखिए कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, यहाँ पर हेलो एल्केन, हेलो अल्कोहल, कीटोन और एल्कीन लिखा हुआ है, तो आपको मैच करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है, कौन सा सही होगा। तो देखिए हेलो एल्केन, हेलोजन ग्रुप क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन ग्रुप है, तो ये इसका हो जाएगा ये वाला हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एल्कोहल, एल्को ग्रुप OH होता है, तो ये हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा, बी का ये वाला हो जाएगा। कीटोन, ठीक है, कीटोन कौन सा होगा? ये देखो C डबल बॉन्ड है, तो ये कीटोन हो गया, और एल्कीन डबल बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ, कह रहे एल्काइन, काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला ना सूत्र क्या होता है? सी ऑप्शन, CnH2n-2। नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। ये देखो कॉलम 1 है, कॉलम 2 आपको मैच करना है, तो देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होता है? एल्डिहाइड COH है ना, और फिर एल्काइन है, एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या आंसर है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन ये हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। ब्रोमीन है ना, हेलोजन ग्रुप है, ये हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है, ठीक, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ये हो जाएगा COH, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या है हमारा? एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, ये वाला हो जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है, CHO, और ये वाला हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर से मिलाना है आपको, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलाने के लिए एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड कैसा होता है? एसिटिक एसिड से हम सिरका का निर्माण करते हैं, ठीक है। एथेनॉल से हम क्या करते हैं? एथेनॉल से हम स्प्रिट बनाते हैं, विकृत गंध बनाते हैं। कास्टिक सोडा से हम क्या करते हैं? कास्टिक सोडा से हम साबुन बनाते हैं, ठीक है। और अपमार्जक से क्या होता है? कपड़े साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्लोरीन के अणु में अबंध कौन सा पाया जाता है? तो क्लोरीन के अणु में एक सहसंयोजी अबंध पाया जाता है, क्लोरीन Cl2, है ना, एक सहसंयोजी अबंध पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओगे, कह रहे प्रोपेन है, प्रोपेन क्या है ये आपको बताना है। प्रोपेन जिसमें 3 कार्बन होंगे और सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, 1 2 3 और ये सिंगल बॉन्ड है। प्रोपेन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। इसमें n रख के देख लो, 3 कार्बन होने चाहिए, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन 3 होने चाहिए तो 8 होना चाहिए, 3 2 5 और 3 8, सही हो जाएगा पहला वाला। कहने CH3CH2H का IUPAC नाम क्या है? बहुत आसान है। तो देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो H लग जाएगा, OH है, ऑल लग जाएगा, एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। तो बड़े क्वेश्चन में आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि कार्बन के कौन से 2 विशिष्ट गुणधर्म हैं जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है? तो कार्बन के जो सबसे 2 खास गुण हैं वो हैं आपके कार्बन परमाणु श्रृंखलन, कैटेनेशन कहते हैं, और होती है चतुसंयोजकता। ये 2 विशेष गुण हैं और ये क्वेश्चन 2023 में नहीं आया था, मेरे से लिख लो गारंटी के साथ 2024 में आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा ना मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा बच्चों, 100% गारंटी है। ये क्वेश्चन हर साल आता है, पिछले साल नहीं पूछा गया है तो इस साल 100% आएगा ही आएगा 24 में, और ये हर साल रिपीट मोड में आता ही आता है। 2 विशेष गुण देखो, कार्बन जो होता है ना, कार्बन की परमाणु क्रमांक कितनी होती है? 6 होती है। पहले कक्षा में दो, दूसरी कक्षा में 4, ये लिख भी सकते हो स्टार्टिंग में। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने? 4, ठीक है, 4 होते हैं और वो चारों फ्री होते हैं किसी के साथ भी अभिक्रिया करने के लिए। तो देखो श्रृंखलन कार्बन परमाणुओं का विशेष गुण है जिसके कारण कार्बन परमाणु सीधी, शाखित और चक्रीय श्रृंखला बना सकती है। ठीक है, जो गुण है ना उसी गुण के कारण कार्बन परमाणु के साथ सीधी श्रृंखला बनाती है, वलय श्रृंखला बनाती है, कई प्रकार की श्रृंखला बनाती है, और इसी श्रृंखला बनाने के गुण के कारण ये बहुत सारे यौगिक बना पाती है। अगला जो गुण है वो चतुसंयोजकता, क्योंकि इसके बाहर कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4 होती है, तो ये सभी के साथ अभिक्रिया करने के लिए फ्री होता है। तो चतुसंयोजकता के कारण कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ एकल, द्विबंध और त्रिबंध सहसंयोजक आबंध बनाने में सक्षम होते हैं। उपयुक्त कारणों से कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है, अतः हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की एक विशाल संख्या दिखाई देती है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने, आप एक ही बार पढ़ोगे, एक ही बार में याद भी हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा और आप नोट्स भी बना सकते हो इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, जो चतुष्फलकीय प्रकृति होती है कार्बन की, देख रहे हो, ये फिगर जरूर बनाना है अपने आंसर्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। लगातार पूछा गया 15 में, 18 में, 20 में, और पिछले कुछ सालों से नहीं आया तो इस साल एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है कि कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। चतुष्फलकीय प्रकृति क्या है? देखो, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही समतल में समान रूप से 90 डिग्री के कोण पर वितरित नहीं होती हैं। जो कार्बन परमाणु के जो है ना 4 संयोजकताएं जो फ्री रहती है वो हर चारों के चारों 90 डिग्री पर नहीं होती है। ठीक है, ली, बेल और वान हॉफ के अनुसार यदि कार्बन परमाणुओं को किसी चतुष्फलकीय के केंद्र पर स्थित माना जाए, ठीक है, तो इसकी चारों संयोजकताएं सम चतुष्फलक के चारों ओर शीर्षों को केंद्र से मिलाने वाली 4 सरल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। ये 4 सरल रेखा को क्या करती है? ये प्रदर्शित करती है। इस प्रकार किन्हीं भी दो संयोजकताओं के बीच कितने का कोण बनता है? 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। कार्बन की चारों संयोजकताएं चित्रानुसार आकाश में वितरित होती है, स्पेस में आती हैं। ऐसे बना सकते हो आप। ये 2 चित्र बना दो अगर ये नहीं बना पा रहे हो तो, और इसमें ये दिखा दो इनके बीच में का जो कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, सिंपल है, आसान तरीके से मैंने लिखा है, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे समजातीय श्रेणी क्या है? भाई ये क्वेश्चन हर साल आता है, उदाहरण देकर समझाइए। देखो भाई, आप खुद देखो, देख रहे हो कितनी बार पूछा गया है, और स्पेशली बात है कि पिछले साल नहीं आया है तो ये इस साल पक्का आएगा। और ये जो चैप्टर है वो हाई स्कोरिंग चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले इसका आंसर देख लेते हैं। समजातीय श्रेणी क्या होती है? कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। जिनका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होगा उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मेरे पापा का नाम है मिस्टर संजीत शाह, मेरा नाम क्या है? तारक शाह, मेरे भाई का नाम है आनंद शाह, ठीक है, मेरे बहन का नाम है कल्पना शाह। तो शाह शाह लग रहा है, तो शाह क्या प्रेजेंट कर रहा है? हमारा ग्रुप प्रेजेंट कर रहा है कि हम किस ग्रुप से आ रहे हैं, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पर है कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं, और उनके सदस्यों को समजात गण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर CH3COH मिथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल, फिर C3 कार्बन कितने हैं? देखो हाइड्रोजन कितने हैं? C3H7OH, ये हो गया प्रोपेनॉल। इनका क्रियात्मक जो सूत्र है वो एक जैसा है, और इनका सबका जो क्रियात्मक समूह है वो OH समान है। ऐसे तुम और भी बना सकते हो, जैसे एल्केन ग्रुप हो गया CnH2n+2, ठीक है, और एक बना लो CnH2n। तो इनका क्रियात्मक समूह जैसा होगा, ठीक है, जिनका सूत्र सामान्य रूप से जैसा होगा वो हमारे क्या कहलाते हैं? समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। ये एग्जाम में आता है। किन्हीं भी दो क्रमागत समजातीय श्रेणियों के बीच लगातार कितने का अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। समजातीय श्रेणियों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला लक्षण क्या है बच्चों? पहला लक्षण है सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अनुसूत्र में CH2 का अंतर होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अनुभार में 14U का अंतर होता है, 14U का अंतर होता है, ठीक है। इसका जो भार है ना वो 14 होता है। किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें किसी एक का पता है ना कि भाई इसका ये गुण है, तो उसी के आधार पर हम पूरे ग्रुप का पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता है, आप देख सकते हैं, लगातार पूछा जाता है। लगातार क्या है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है? हर साल आता है। तो देखिए, संतृप्त क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। असंतृप्त क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इतनी सी बात उनके दिमाग में डाल लो बस। तो लिखना कैसे है? वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण मीथेन, प्रोपेन, ठीक है, CH4, ठीक है, C3H8, ये इसका सूत्र लिख सकते हो आप। उसके बाद ठीक है, इसको अगर अच्छा होगा कि आप फिगर बना के ही दिखा दो तो और बढ़िया होगा, है ना, ये ज्यादा बेटर होगा। अगला जो टॉपिक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। यहाँ एकल की जगह यहाँ पर बस क्या लिख देना? द्विबंध और त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होते हैं। परिभाषा वही होगी, ठीक है। एकल की जगह द्विबंध और त्रिबंध आ जाएगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के आपस में एक एक संयोजकता बंध बनाने के बाद कार्बन परमाणु की शेष संयोजकताएं पूर्णतः संतुष्ट करने हेतु हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते हैं, और अणु में उपस्थित दो कार्बन परमाणुओं को आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाना पड़ता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर कितने बंद है? ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन के वैलेंसी 4 होती है, हमेशा कार्बन 4 से ही जुड़ा हुआ होगा किसी भी प्रकार से। देख लो, जैसे ये कार्बन है, इधर से 3, इधर से 1, 4 हो गया। जैसे यहाँ पे आ जाओ, ये कार्बन है 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो हर अवस्था में 4 बनाएगा ही बनाएगा। अगर फिगर में 4 नहीं बन रहा है तो आपने गलत बनाया है। किधर से भी देख सकते हो, यहां से देख लो, कार्बन इधर 3 इधर 1, 4, हमेशा 4 से जुड़ा हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। कह रहे समूह मूलक से क्या समझते हैं आप? अभिक्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य है? ठीक है, देख रहे हो, हर साल एग्जाम आता है, ये 2 नंबर में आ सकता है, छोटा सा प्रश्न है। तो क्वेश्चन क्या है?
समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं? देखो, जो कार्बनिक यौगिक होता है हमारा, जो एक यौगिक बनता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है आर, जिसे हम प्रथम भाग कहते हैं, और एक होता है एक्स, जिसे हम द्वितीय भाग कहते हैं। दो भागों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहते हैं, ठीक है। और जो यौगिक का सूत्र होता है वो होता है आर एक्स। आर होता है प्रथम भाग, एक्स होता है द्वितीय भाग। आर क्या होता है? एल्किल समूह। क्या होता है? एल्किल समूह। और ये जो एक्स होता है ये होता है अभिक्रियात्मक समूह, यानी कि मूलक, ठीक है। देखो, प्रथम भाग आर एल्किल समूह मूलक, और द्वितीय भाग एक्स अभिक्रियात्मक समूह होता है। ये जो प्रथम भाग है ये हमारा मूलक है, और ये सेकंड भाग जो है ये अभिक्रियात्मक समूह के लिए होता है, ठीक है। एल्किल मूलक किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने से प्राप्त होता है। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, अब मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3OH, ठीक है। तो हमारा जो मूलक हो जाएगा वो CH3 हो जाएगा, और जो मेरा अभिक्रियात्मक समूह हो जाएगा वो OH हो जाएगा। ये X हुआ और ये हमारा मूलक हुआ। मूलक क्या हुआ हमारे यहाँ पर? CH3, और X हमारा क्या हुआ? अभिक्रियात्मक समूह, ठीक है। अभिक्रियात्मक समूह क्या होता है? यह समूह यौगिक का वह भाग है जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। जैसे OH एल्कोहलिक ग्रुप है, तो मैंने देख के पता कर दिया कि इसका व्यवहार कैसा होगा। अतः वे कार्बनिक यौगिक जिनका अभिक्रियात्मक समूह एक ही होता है रासायनिक गुणों में समान होते हैं, ठीक है। कोई यौगिक है जिन उन सबका क्रियात्मक समूह समान है तो उनका रासायनिक गुण भी समान होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या होता है जब, ऐसे प्रश्न हर साल एग्जाम में आता ही आता है, क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करती है? तो देखो, अगर एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा? ये हमारा एथेनोइक अम्ल है CH3COOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? सोडियम एसिटेट बनाएगा CH3CONA। और क्या बनाएगा? पानी अलग बनाएगा। फिर क्या बोला? सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये हमारा क्या है? CH3COH के 2 मोल ले लिए, और ये मेरा क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, तो ये क्या बनाएगा? फिर से वही बनाएगा CH3CONA, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और पानी बनाएगा। तो इन रिएक्शन को आप लिख के याद कीजिएगा, और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, पिछले साल भी आया था, हो सकता है इस साल भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको IUPAC नेम लिखने के लिए आते ही आते हैं, और मेरे पास बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है कि सर एक वीडियो बना दीजिए IUPAC नेम पर। तो आप लोगों की डिमांड सर आंखों पर, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं कल, वो IUPAC नेम पर ही होगी, और सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। यूपी बोर्ड में थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाता है, हालांकि NCERT पैटर्न है, एडवांस लेवल में क्लास 11-12 से स्टार्ट होता है, लेकिन यूपी बोर्ड में ना एडवांस में ही आ जाता है। बाकी जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है ना, उन सब में सिंपल सिंपल ही पूछा जाता है, जैसे NCERT में, लेकिन एडवांस लेवल का यूपी बोर्ड में पूछ दिया जाता है IUPAC नाम। तो बता देंगे कल आपको। कुछ मैंने ले लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए लगातार, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए लगातार, उनको मैंने लिए हैं, और इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। देखिए, और यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले बेसिक चीज देखो, यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन होता है तो क्या लगता है? एथ लगता है। क्या लगता है? एथ। और यहाँ पर क्या है? COOH है, OOH, यानी कि ओइक अम्ल। क्या नाम के बाद में क्या जुड़ता है? ओइक अम्ल। तो इनको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। फिर देखिए यहाँ पर 1 कार्बन है। 1 कार्बन जब होता है तो क्या होता है? मैथ होता है, ठीक है। CHO ग्रुप है, नाम के बाद में अल जुड़ता है, तो मैथ प्लस अल क्या हो जाएगा? मेथेनल। फिर देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, क्या हो जुड़ जाएगा? मैथ, ठीक है। COOH है, यानी कि ओइक अम्ल। क्या जुड़ेगा? ओइक अम्ल, यानी कि मेथनोइक अम्ल हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। नेक्स्ट यहाँ देखिए कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो मैथ, और यहाँ एल्कोहलिक समूह है तो ऑल, तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनॉल, ठीक। यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे प्रोप होता है, और यहाँ लगा है सिंगल बॉन्ड, और सॉरी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में नाम के बाद में इन जुड़ता है, तो प्रोप प्लस इन, ये क्या हो गया? प्रोपीन। नेक्स्ट आ जाओ, कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे प्रोप होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, नाम के बाद में आइन लगेगा,
नाम के बाद में क्या लगेगा बच्चों, आइन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। फिर देखिए हमें नंबरिंग करनी है, ठीक है। कितने कार्बन है यार, इधर से तो एक ही कार्बन है ना, ये गलत दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कार्बन कितना देखो, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोप, और डबल बॉन्ड पे क्या लगता है, इन, तो ये हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन। यहां आ जाओ, नंबरिंग हम उधर से करते हैं जहां से हमें जो क्रियात्मक समूह 5 मिलता है, 1 2 3 और ये 4। देखो 2 पे डबल बॉन्ड आ गया, इधर से करेंगे 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इधर से नजदीक पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 पे क्या लगता है, ब्यूट लगता है, 4 पे होता है ब्यूट, और 2 पे लगा है, ठीक है, 2 पे लगा है हमारा डबल बॉन्ड, तो 2 इन, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन, या ब्यूट 2 ब्यूटीन ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटीन 2। इस पे आ जाओ, कितने कार्बन है यहाँ पर, सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूट, 4 कार्बन का क्या होता है बच्चों, ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, n की जगह पे 4 रखो, ये एल्केन समूह है, सारे सिंगल बॉन्ड होने पर नाम के बाद में एन जुड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन है। ये वाला थोड़ा गलत दे रखा था, आराम से बन गया, इन क्वेश्चनों को लगातार पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कह रहे निम्नलिखित का IUPAC नाम बताइए, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर सिंपल है, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे क्या होता है, 3 कार्बन पे होता है प्रोप, Cl, ये हमारा क्या है, BrCl I जब अगर आते हैं तो ये हमारे पूर्व लग्न होते हैं, Cl के लिए क्लोरो होता है, तो नाम से पहले क्लोरो आएगा, क्लोरो, क्लोरो प्लस प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है, नाम के बाद में एन जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, ये क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। यहाँ 1 लिखा हुआ है, नंबरिंग आप यहाँ से कर सकते हो, अगर नंबरिंग करके लिखना है तो 1 2 3, क्योंकि देखो 1 जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक मिलता है ना, उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, इधर से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से क्लोरो दूर पड़ रहा है, इधर से क्लोरो पास पड़ रहा है, तो जहां से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, जहां से पास पड़ता है, उधर से हमें नंबरिंग करनी होती है। तो देखो 1 पे क्या लगा है, क्लोरो, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे तुम अगर नंबरिंग के हिसाब से लिखना चाहोगे तो इधर पे आ जाओ, इधर से नंबरिंग करो या उधर से नंबरिंग करो, बीच 2 पे ही OH जुड़ा हुआ है, इधर से भी 2 पे आएगा, इधर से भी 2 पे आएगा, 1 2 3। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोप, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो 2 पे क्या जुड़ा है, एल्कोहल यानी कि ऑल, तो प्रोप कॉमा 2 ऑल नंबरिंग के हिसाब से, और बेसिक, और वैसे क्या हो जाएगा, प्रोप सिंगल बॉन्ड है, ऑल जुड़ा है, एल्कोहलिक समूह, प्रोपेनॉल है ये, तो ये प्रॉपर नाम ये हो, प्रोप 2 पे ऑल जुड़ा है। नेक्स्ट IUPAC नाम बताना है, देखो यहां पे आ जाओ, ठीक है, यहां पे आ जाओ, नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कितने कार्बन है, 1,2, ठीक, यहां से नहीं होगा, यहां से ले लो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यहां से नंबर हमने लंबी चेन यहां से ले ली, और इसके साथ ये भी है, ये अलग हो गया चेन से, तो ये मेथिल है, ठीक है, 2 पे लगा हुआ है मेथिल, 2 पे क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, 2 के सामने है, इसको नंबरिंग नहीं आएगी, नंबरिंग हमने यहाँ से किया, ठीक है। तो ये 2 पे क्या हमारा, CH3 को मेथिल बोलते हैं, 2 मेथिल, कितने कार्बन है, 1 2 3 प्रोप, और 2 पे क्या लगा है, एल्कोहलिक समूह लगा है, 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोप 2 ऑल, ठीक है, ये हो गया। इस पे आ जाइए, ठीक है, इस पे आ जाइए, तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, और इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 कार्बन कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, तो 3 कार्बन होने पे प्रोप लगता है, 1 2 3, ऐसी श्रृंखला बनी, और 2 पे क्या लगा है, कीटोनिक ग्रुप, तो 2 ऑन, तो प्रोपेन 2 ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट
अब इनकी हमें रचना बना के दिखानी है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं जिनकी हमें रचना बनानी है। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथ में 2 कार्बन होते हैं, 1 2 कार्बन, ठीक है। ओइक अम्ल है तो ओ डबल, एक के साथ डबल बॉन्ड आएगा, एक के साथ ओ एच आएगा। देखो एथेनोइक अम्ल, ये सी 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो सी 2 यहाँ, 3 यहाँ और 1 4 यहाँ, और ये ओ एच, ये बन गया एथेनोइक अम्ल। उसके बाद क्या है, मेथिल एसिटिलीन, मेथिल, मेथिल का मतलब होता है CH3, मेथिल एसिटिलीन, एसिटिलीन। इसको देखो जो कुछ थोड़ा हटके है ना, उनको आप दिमाग में फिट कर लो, उनको थोड़ा स्पेशल अटेंशन दो। एथिलीन है, 3 कार्बन आएगा टोटल, ठीक है। एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये हो जाएगा। फिर क्या है, देखो यहाँ पर मेथेनल है, मेथेनल का सूत्र होता है ये, 1 कार्बन होगा, 2 H होगा और इसके साथ डबल बॉन्ड O होगा, मेथेनल HCHO, ठीक है। कार्बन हमेशा 4 बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है, 1 2 और ये 2 4, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ 1 प्रोपाइन, प्रोपाइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होगा, प्रोप यानी कि 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है। और आइन है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े तो होगा ही होगा, और 1 पे बोला है ना तो नंबरिंग यहां से कर दो, देखो 1 2 3, तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दो, ट्रिपल बॉन्ड इधर जुड़ गया, 3 और 1 4 बंद, 3 और 1 4 बंद, 1 2 3 4 बंद, तो ये होगा सूत्र इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही, इसको भी पूछा गया, इन क्वेश्चनों को देखो लगातार पूछा गया, IUPAC नाम तो आता ही आता है। प्रोपेन 2 ऑल का बनेगा, तो प्रोपेन 2 ऑल, नंबर करो 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन है प्रोप और 2 पे ऑल जुड़ा हुआ है OH, ठीक। क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, तो देखो 1 2 3, 2 पे हाइड्रोक्सी जुड़ा पड़ा है, प्रोपेनोइक अम्ल ओइक अम्ल COH, ठीक। फिर क्या, पेंटेनल, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ेगा, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, पेंटेनल और एल्डिहाइड ग्रुप CHO अल, तो ये हो गया आपका पेंटेनल का सूत्र। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर साल आ रहा है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। दहन मतलब जलाना, जलाने के लिए हमें क्या, किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की, तो वही हमारा यहाँ आ जाएगा। देखो बच्चों, कह रहे हैं अपने सभी अपूर्ण रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा और प्रकाश, देखो जो कार्बन होता है ना, ऑक्सीजन के साथ अधिक की उपस्थिति में जलती है और जलने के बाद क्या निकलती है, ऊष्मा निकालती है, प्रकाश निकालती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं, ठीक है, याद लिख दोगे। उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। जब तुम किसी लकड़ी को जलाओगे ना तो पीली ज्वाला निकलेगी और काला धुआं निकलेगा, लेकिन जब तुम प्राकृतिक गैस को जलाते हो तो जो ज्वाला है थोड़ी अलग टाइप की होती है और वहां से कोई काला धुआं नहीं निकलता, ठीक है। उदाहरण के लिए हाइड्रोकार्बन दहन का सामान्य रासायनिक सूत्र ये होता है, ये कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ले लोगे, ठीक है, और ये O2 के लिए ये अभिक्रिया ले लोगे तो बनाएगा X कार्बन डाइऑक्साइड और Y/2 H2O, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मीथेन, मीथेन के लिए इस समीकरण का स्वच्छ रूप होता है, ये लगा देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया X की जगह पर 3 ले लिया और Y की जगह पर 8 ले लिया और इस सूत्र में रख दिया मैंने, तो हमें ये रिएक्शन मिल जाएगी। X की जगह पर 3 लिया और मैंने Y की जगह पर 8 लिया, इस सूत्र में रख देंगे, हमें हमारा आंसर, हमें हमारा रिएक्शन मिल जाएगा। अगला है प्रतिस्थापन, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है लेकिन हर साल एग्जाम में आती है, हर साल आती है भाई, आप खुद देख लो, हर साल एग्जाम में पूछी जाती है, इस साल भी आएगी। ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल आती है, ठीक है। प्रतिस्थापन क्या होता है, अलग करना, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या समूह का किसी अन्य परमाणु या समूह के द्वारा
प्रतिस्थापन हो जाता है उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, ये हमारा है, ये रिएक्शन है, यहां पर क्या है, CH4Cl है, तो यहां से एक क्लोरीन, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाकर एक क्लोरीन इसके जगह पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन हट गया CH3 और एक क्लोरीन इसके जगह पे आ गया CH3Cl, और इसका एक क्लोरीन बचा और इसका एक हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देगा, HCl। तो ये जो अभिक्रिया, ये क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, इसको आप याद कर लिए, सिंपल सा है एकदम, जो एक की जगह पे आकर उसको प्रतिस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये इसका सिंपल सा उदाहरण है। उदाहरण में आप ये हिंदी में लिखो चाहे ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बस ये रिएक्शन जरूर लिखना है आपको, पूरे नंबर मिलेंगे। हिंदी याद रहेगी नहीं, रिएक्शन कॉपी में लिख के आपका दिमाग में फिट हो जाएगा, सिंपल सा रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। हाइड्रोजनीकरण, देखो हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो डबल बॉन्ड में हो या ट्रिपल बॉन्ड में हो, उस पर अगर हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन की क्रिया कराना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखो, ये हमारा एक एथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उस पर मैंने क्या जोड़ दिया, +2H2 जोड़ दिया। निकिल की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पे मैंने गर्म किया, मुझे क्या मिल गया, एथीन मिल गया, मुझे क्या मिल गया, एथीन मिल गया। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा तेल को संतृप्त वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। हमारे पास खाने का जो तेल होता है उस पर हम हाइड्रोजन मिला देंगे, निकिल की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वनस्पति घी मिलेगा। तो आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि हाइड्रोजनीकरण का सबसे औद्योगिक उपयोग क्या है, तो आप बोलेंगे वनस्पति घी बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करोगे। ऐसा रिएक्शन हर साल एग्जाम में आता है, पिछले 2 साल से पूछा नहीं क्या है, तो इस साल एग्जाम में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले एथिल अल्कोहल लेना है, उस पर मिला देना है हमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर देना है, गर्म कर देना है। तो आपको मिलेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 मिलेगा, और थोड़ा सा पानी मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, यहां से उठाओगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, उठाया, ये हमारा क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, उसको हमें गर्म करना होगा और ज्यादा टेम्परेचर पर, लगभग 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर हम उसे और गर्म करेंगे। और जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एथिलीन गैस मिलेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा H2SO4। ठीक है, इस तरीके से हमें एथिलीन मिलता है एथिल अल्कोहल से। ये रिएक्शन है, इसको आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हर साल एग्जाम में आ जाता है, हर साल। और मजे की बात है 2023 में नहीं पूछा गया है, तो इस साल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के 5 सेट बनते हैं। इतने सारे क्वेश्चन आप बोलोगे सर हर सारा क्वेश्चन आता है, हाँ सारा आता है, लेकिन आपके सेट में कौन सा आएगा ये आप नहीं जानते, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी करके जाना जरूरी है। अगर एक सेट बनता तो मैं बोलता भाई ये आएगा, इसको पढ़ लो, लेकिन 5 सेट है और आपको कौन सेट मिलेगा आप खुद नहीं जानते। तो ये सारे प्रश्न जो बता रहा हूं हर किसी के सेट में जरूर आएगा, ये मैं दावा ठोक के बोल रहा हूं, ये दावे के साथ बोल रहा हूं, ये जितने भी प्रश्न किसी ना किसी सेट में फंस जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो साबुन क्या होता है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। जो उच्च अणुभार वाले होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के जो लवण होते हैं उनको हम साबुन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। ये तेलों और वसाओं के अणु NaOH और KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। इतना लिखना है। देखो मैंने ज्यादा बड़ा चढ़ा नहीं लिखा है,
टू द पॉइंट बात कर रहे हैं हम, टू द पॉइंट आपका नोट्स भी बन जाएगा। और इतना तो लिखना है, इससे कम लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा लिख सकते हो। बनाने की विधि क्या है, हम लेते हैं क्या, हम लेते हैं वसा। ये हमारा उच्च अणुभार वाला वसा है, इस पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराई और हमें मिल गया ग्लिसरॉल, और हमें मिल जाएगा साबुन, सोडियम स्टीयरेट, ठीक है, उच्च अणुभार वाले, ठीक है। C17H35CONA, ये साबुन का रासायनिक सूत्र होता है। इसको लिख लिख के याद करना, ऐसे मुंह से बोलोगे कभी याद नहीं होगा, लेकिन 4-5 बार कॉपी में लिखोगे ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो मिशेल बनता है इस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, और हर साल आ जाता है प्रश्न, पिछले साल भी आया था, ठीक है। मिशेल के द्वारा ही हमारे कपड़े साफ होते हैं, मिशेल के निर्माण से ही, ठीक। तो क्या है, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दो सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। साबुन के जो सिरे होते हैं ना, ये दो सिरे होते हैं, एक जल विरोधी होता है और एक जल रागी होता है, ठीक। जल में विलय एक सिरे को जल रागी कहते हैं, एक सिरे जो जल में विलय है उसे जल रागी कहेंगे, और तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन विलय होते हैं, ये होता है जल विरागी, ये जल विरागी होता है। जब साबुन की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है। जो इसका आयनिक सिरा होता है ना, वो कहाँ होता है, पानी के भीतर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। ये जो जल विरोधी वाला पूंछ है ना, वो जल से बाहर होती है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण, क्योंकि एक नहीं बनता, बहुत सारे गुच्छे बनते हैं, जिससे जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे के सतह पर होती है, एकदम सतह पर होती है। इस संरचना को मिशेल कहते हैं। ये जो संरचना बनती है ना, ये, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। ये चित्र जरूर बना लेना है, ठीक है। मिशेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तैलीय मैल मिशेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। जो गंदगी तैलीय रूप में होती है वो मिशेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं, और फिर हम रगड़ते हैं तो हट जाता है वो मैल, ठीक है। हमेशा जो गंदगी होती है वो तैलीय रूप में होती है। अगर कोई किसी कपड़े में धूल लगता है, आप ऐसा झाड़ देते हो तो कपड़ा साफ हो जाता है, लेकिन अगर हम कोई भी चीज करिए, जैसे मैंने ये शर्ट पहन रखा है, शर्ट के पीछे यहाँ से गंदगी तैलीय रूप में होती है, तुम ऐसे झाड़ोगे तो नहीं गिरेगा। जो गंदगी तैलीय रूप में होती है उनको सफाई करने के लिए हमें डिटर्जेंट या साबुन का उपयोग करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं तो साफ नहीं होगा। मिशेल का निर्माण हमें करना ही पड़ेगा साफ करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मीथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्या अभिक्रिया होती है, ये आपको बताना है, ये आपको लिखना है। देखो, ये हमारा मीथेन है, ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड बनेगा। हर बार HCl बनेगा ही बनेगा। उसके बाद हम ले लेंगे मेथिल क्लोराइड, उसमें फिर क्लोरीन मिलाएंगे, HCl तो बनेगा ही बनेगा हर बार। अब क्या बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन। अब हम लेंगे डाइक्लोरोमीथेन, उसमें फिर क्लोरीन मिलाएंगे, HCl तो बनेगा ही बनेगा। अब की बार बनेगा क्लोरोफॉर्म, CHCl3। फिर हम लेंगे क्लोरोफॉर्म, उसमें फिर क्लोरीन मिलाएंगे तो HCl तो बनेगा ही बनेगा। अब की बार बनेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, विषैला पदार्थ है ये एक, तो फिर ये बनेगा सूर्य की उपस्थिति में। ये रिएक्शन आपको लिखनी है, भले ये चीज आपको याद रहे, हिंदी लिखो ना लिखो, ये जरूर लिखनी है। और ये अगर याद होगा तो इसके वजह से आप हिंदी बना के लिख सकते हो। देखो, सूर्य की मध्यम प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन हाइड्रोजन के साथ विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। इस अभिक्रिया में इसके चारों हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके 4 हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। पहले यहाँ से CH4 लोगे, Cl2 आएगा, इसका यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के Cl आ जाएगा, HCl, और क्या बनेगा, CH3Cl। फिर CH3Cl आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटा देगा, ठीक है। यहाँ बन जाएगा CH2 Cl2, और ये बेचारा HCl अलग बनेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन 4-5 बार कॉपी में लिखना, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब, हर साल आता है, क्या होता है जब केवल समीकरण लिखना है आपको, क्या लिखना है, केवल समीकरण लिखना है। सो देखिए, एसिटिक अम्ल क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, ठीक है।
तो देखो, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल क्लोरीन प्रवाहित करने पर मेथिल मूलक के हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके क्लोरीन परमाणु से विस्थापित होते जाते हैं। जैसे वहां पर हुआ था ना, वैसा ही रिएक्शन कुछ यहाँ पर होता है। ये हमारा क्या है, मेथिल, ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल है। ठीक है, यहाँ पर हम क्लोरीन मिलाएंगे, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस होगी, तो पहली बार क्या बनेगा, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल बनेगा और HCl अलग होगा। फिर हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, उस पर फिर से क्लोरीन मिलाएंगे, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस होगी, अब की बार हमारा बनेगा डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल और HCl अलग हो जाएगा। फिर हम ले लेंगे डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, उस पर क्लोरीन मिलाएंगे, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस होगी, अब की बार बनेगा मेरा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। क्या बनेगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, और HCl हमारा अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन आपको लिखनी है। और ये रिएक्शन जो होती है बच्चों, ये मुंह से बोलने से याद नहीं होती है, और आपको देखने के लगेगा कि मैं तो लिख दूंगा, मैं तो याद हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप अभी याद कर लोगे, शाम होते होते ही भूल जाओगे। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो रिएक्शंस होती है, कॉपी में 10 बार लिखना है, मुंह से 2-3 बार बोलना है। कॉपी में अगर मुंह से 5 बार बोले तो कॉपी में 50 बार लिखना है। जितना लिखोगे याद रहेगा। एग्जाम में ना जब आपके ये प्रश्न आएंगे तो आपका पेन रिएक्शन अपने आप लिखने लगेगा। ये हो जाती प्रैक्टिस। ठीक है, और जितने भी रिएक्शंस के लिए ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 पेज बनाओ। जितने भी रिएक्शन वाले प्रश्न हैं उनको उस 2-3 पेज में छोटा छोटा करके लिख लो, और सुबह शाम चलते फिरते पॉकेट नोट्स में डालो और देखते रहो, दिमाग में छप जाएगा। कह रहे हैं एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पे क्या होता है। ये हमारे एथिल अल्कोहल है, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा बनता है सोडियम एथॉक्साइड। ये हमारा क्या है, सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब हम जानते हो, छोड़ो, अगला प्रश्न है क्या होता है, जब आता ही आता है, पिछले साल भी आया था। कह रहे क्या होता है जब एथेनिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है। ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी बता दिया है पहले ही। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ये बनाता है हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और फिर अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और बना देता है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ लिया था, कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ सालों से पूछा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन पहले बहुत पूछा जाता था, हो सकता है इस साल भी आ जाए। कह रहे एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, इसकी हेलोजन अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया क्या होती है, ये लिखना है। तो देखो, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि क्या है, सबसे पहली विधि है स्टीफेंस विधि। ठीक है, कौन सी विधि है, स्टीफेंस विधि। इस विधि में क्या होता है, ग्लूकोज के तनु विलयन को, ये हमारा ग्लूकोज है, तनु विलयन को ईस्ट के साथ किण्वित किया जाता है, और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हॉफमैन विधि है दूसरी विधि। इस विधि में एथिल क्लोराइड को, ये जो हमारा एथिल क्लोराइड है C2H5Cl, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ KOH के साथ मिलाने पर अभिक्रिया करके एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल मिलेगा और KCl हमें अलग मिलेगा। 2 विधि तो हमने लिख दी, सिंपल। कुछ अन्य विधियां भी हैं तो ये सब छोड़ दो। अब अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, एथिल अल्कोहल की हेलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होने पे क्या होता है। ये मेरा एथिल अल्कोहल है और ये मेरा हेलोजन अम्ल, हेलोजन में मतलब BrCl होने चाहिए, HCl ले लिया मैंने, तो ये क्या बनाएगा, C2H5Cl बनाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। ये रिएक्शन आपको लिखनी है। तो ये मेरा क्या है, एल्किल हैलाइड है। ये मेरा क्या है, एल्किल हैलाइड है, ये इसे हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें लिखनी है, एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया से एथिलीन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है, एथिलीन गैस प्राप्त होती है, और इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में ना सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक निर्जलीकारक का कार्य करता है, और यह एथिल अल्कोहल के एक हाइड्रोक्सिल समूह को हटाकर एथिलीन गैस का निर्माण करता है। ये रिएक्शन आपको लिख देनी है।
अगला क्वेश्चन है, किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। और यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है देख सकते हैं आप, लगातार पूछा जा रहा है किण्वन द्वारा। ठीक है, तो किण्वन द्वारा एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है, एक प्रोसीजर है, इसको यहाँ पे याद कर लीजिएगा, सिंपल। सबसे पहले क्या होता है, किण्वन एक जैविक प्रक्रिया है। किण्वन क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज या अन्य कार्बोहाइड्रेट का, हमारे पास अगर ग्लूकोज है या कोई अन्य कार्बोहाइड्रेट है, उसका एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरण होता है, उसका परिवर्तन होता है। यह प्रक्रिया ईस्ट और अन्य जीवाणु द्वारा उत्प्रेरित होती है। किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण की विधि को स्टीफेंस विधि भी कहते हैं, और इस विधि में ग्लूकोज के तनु विलयन को ईस्ट के साथ 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 से 3 दिन के लिए रखा जाता है, और इस दौरान ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन करके एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है, जो कि यह है, ये रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज है, ये एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो गया है। इसे आपको कॉपी में लिखना है, सिंपल है। ठीक है, कह रहे हैं एथिल अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। अगर एथिल अल्कोहल पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, जल के साथ, तो क्या बनाएगा, C2H5OO C2H5, ईथर बनाता है। ये क्या बनाता है, ईथर बनाता है। अगर हैलोजनीकरण किया जाए, हैलोजनीकरण, एथिल अल्कोहल हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करके एथिल एल्किल हैलाइड बनाती है। ये मेरा एथिल अल्कोहल है, ये मेरा HCl है, क्या बनाएगी, एल्किल हैलाइड बनाएगी और पानी अलग बनाएगी। निर्जलीकरण, C2H5 है, क्या बनाती है, एथीन बनाती है और पानी अलग करती है। ये हमारा एथिलीन गैस है, निर्जलीकरण अभिक्रिया है, तो ये अभी भी हमने पढ़ा भी था। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, C2H5 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है, एथेनोइक अम्ल बनाती है। अगला क्वेश्चन है, एसिडिक अम्ल बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए और इसके 3 प्रमुख कार्य भी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले कई सालों से इसको रिपीट मोड में पूछा गया है। पिछले साल नहीं आया था, तो इस साल एग्जाम में आ सकता है, आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट मोड में पूछा जाता था, तो पिछले साल नहीं आया, तो इस साल आ सकता है। कह रहे हैं इथेनॉल के ऑक्सीकरण से एसिडिक अम्ल का निर्माण सबसे अधिक प्रचलित विधि है। इस विधि में एथेनॉल को ऑक्सीजन की अधिकता में गर्म किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, हम लेंगे एथेनॉल, ऑक्सीजन की अधिकता होगी, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होगा, और हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और इस प्रक्रिया में एथेनॉल का ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, जो कि इस प्रकार है। ये हमारा क्या है, एथेनॉल है, ये ऑक्सीजन बहुत सारा है, तो ये क्या बन गया, एसिटिक अम्ल बन गया, और थोड़ा सा पानी अलग बन गया। अब इसके गुण हमें बताने, तो इसका अम्लीय गुण होता है, ऑक्सीकारक गुण होता है, एस्टरीकरण गुण होता है। ठीक है, और ये इस पर रिएक्शन भी एग्जाम में आ जाते हैं। इन रिएक्शंस को लिख के याद करना है। सबसे पहला गुण क्या है कि एसिटिक अम्ल, ये जो एसिटिक अम्ल है, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह होता है, COH होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह के कारण एसिटिक अम्ल अम्लीय गुण होता है, यहां लिख सकते हो। यह धातुओं के साथ लवण बनाता है। ये देखो, ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल है, ये धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनेगा, लवण बनाएगा, CH3CONA। ये लवण हो गया, और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। नेक्स्ट, ऑक्सीकारक गुण भी होता है इसमें। एसिटिक अम्ल एक ऑक्सीकारक भी होता है। ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाता है। देखिए, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, और ये हमारा CH3COH है, और रिएक्शन करके ये बनाएगा, और ये एस्टरीकरण है। ठीक है, इसके साथ देखो, एसिटिक अम्ल में एस्टरीकरण गुण होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल में एस्टरीकरण गुण होता है। यह एल्कोहल, ये हमारा एसिटिक अम्ल है, ये मेरा एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एस्टर बनाता है। एग्जाम में आ भी जाता है एस्टरीकरण क्या होता है, तो इस टॉपिक को क्वेश्चन में अलग से ही पूछा जा सकता है, एस्टरीकरण क्या होता है, तो ये पूरा लिखना है आपको, और ये रिएक्शन भी देनी है। देखो, मैंने बोला ना एग्जाम में आ जाता है, एस्टरीकरण आ गया। देखो, ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, 23 में नहीं आया, 24 में पक्का आएगा।
और ये चैप्टर हाई स्कोरिंग चैप्टर है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कह रहे स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एथिल एसीटेट के जल अपघटन की समीकरण दीजिए और एसिटिक अम्ल के प्रमुख उपयोगों को लिखिए। तो स्थिरीकरण क्या होता है, ये रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। स्थिरीकरण वही चीज मैंने यहाँ लिखा है। देखो, स्थिरीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, हमारा क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक एल्कोहलिक अभिक्रिया, एल्कोहल अभिक्रिया करके एक एस्टर और एक जल का निर्माण करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एस्टर है, ये हमारा क्या है, एस्टर, और ये हमारा जल, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं, क्योंकि इससे हमें एस्टर मिलता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, और ये अभिक्रिया के बाद हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। यहां तक आप लिख दोगे, और इस अभिक्रिया को हम एस्टर, इस अभिक्रिया से हमें एस्टर मिलता है, और इसी कारण इसको एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये रिएक्शन फिर लिख दोगे आप, ठीक है। ये हिंदी लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिएक्शन जरूर लिख देनी है, ठीक है। अभी ये चीज आपको पढ़ाया था, एथिल एसीटेट के जल अपघटन की समीकरण लिखनी है। तो ये मेरा एथिल एसीटेट है, पानी मिला देंगे तो CH3COH बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। एसिटिक अम्ल के प्रमुख उपयोग क्या है, ये आपको बताना है। तो प्रमुख उपयोग है, सबसे पहला उपयोग है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, ठीक है, उसको सुरक्षा देने में। एसिटिक अम्ल को खाद्य पदार्थों का एक संरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने का काम करती है, ठीक है। खाद्य पदार्थों को प्रिजर्वेटिव जो होते हैं ना, वो इसका काम करता है, ठीक है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षा करता है। रसायनों के निर्माण में एसिटिक अम्ल का उपयोग विभिन्न प्रकार के रसायन के निर्माण में किया जाता है, जैसे कि एस्टर, एसीटोन, मेथिल अल्कोहल और विनाइल एसीटेट, इन सब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है चिकित्सा में एसिटिक अम्ल का उपयोग कुछ दवाओं के निर्माण में भी किया जाता है, जैसे कि एसिटामिनोफेन और एस्पिरिन, ठीक है। आपने सुना होगा, लोग सिर दर्द वगैरह होने पे एस्पिरिन लेते हैं, एस्पिरिन खून को भी पतला करता है। उद्योगों में एसिटिक अम्ल का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि चमड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में, कपड़ा उद्योग में। किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके कुछ विशेष उपयोग हैं। तो आशा करता हूँ ये जो चैप्टर है वो आपको पसंद आई होगी। आपको मैंने हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में बताएं, और मेरा दावा है यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। और जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो बार बार पूछे गए हैं, और इस साल भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल रखा है, नोट्स भी मैंने बहुत सिंपल बनाए, इनको आप देखिए, सीखिए और नोट जरूर बनाइए। और एक चीज को 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में भी आ जाएगा। इस प्रकार से नोट्स बनाया है मैंने, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। डरो मत, बहुत आसान है, और खुद पे बिलीव रखो, पैनिक नहीं करना है, एंजॉय के साथ पढ़ाई कीजिए, सीखने के हिसाब से पढ़िए तो आप सीखोगे। आप डर के पढ़ोगे, सोचोगे बोर्ड एग्जाम पास में आ गया है, इतने दिन हमने नहीं पढ़ाई की है, पैनिक करोगे तो फिर और दिक्कत होगी, याद नहीं होगा वो चीज और भूलते जाओगे। पैनिक नहीं करो, एकदम डिसिप्लिन के साथ पढ़ो, मन को एकाग्र रख के पढ़ो, ये सब आ जाएंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, मैंने गणित बाकी विषय भी पूरा पढ़ा दिया, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर प्रेस करना, और इस वीडियो को कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, मिलते हैं नई वीडियो में।